Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you information about chapter 11, that is photosynthesis in higher plants. तो आ जाइए, आज हम आपको जानकारी देते हैं चैप्टर 11 की, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। तो आइए डिटेल में लेके चलते हैं अब। हाँ, तो आइए अब स्टार्ट होते हैं। ये है हमारा चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है प्लांट में जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं इसे, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके रूट से प्लांट जो है अपना फूड फॉर्म करता है और वो फूड ग्लूकोज के रूप में होती है। ये सिंपल जानकारी होती है फोटोसिंथेसिस की। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 11 हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, ये सारे डिपेंड होते हैं प्लांट पर फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? क्या ये बात जान करके हमें आश्चर्य नहीं होगा कि प्लांट फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ग्रीन प्लांट इनफैक्ट हैव टू मेक और rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs। यानी प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट, वो अपने फूड को सिंथेसाइज करता है अपने नीड के अनुसार, और जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए प्लांट्स पर। बेसिकली द ग्रीन प्लांट्स मेक or rather synthesize the food they need through the photosynthesis and are therefore called autotrophs। ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड सिंथेसाइज करके निर्माण कर लेता है, इसी कारण से ग्रीन प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब you have already learned that the autotrophic nutrition is found only in the plant and all other organisms। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है मेनली ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही होता है, लेकिन ये कुछ कुछ एनिमल्स में भी ऑटोट्रोपिक होती है। डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है ग्रीन प्लांट्स पर फॉर द फूड्स आर हेटेरोट्रॉप्स, और जो ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करता है एनिमल्स अपने फूड के लिए, उसे हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये लाइट एनर्जी का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके ग्लूकोज का फॉर्म करता है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती है, और उसी का यूज ये फूड के रूप में करता है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। कहने का मीन्स हो गया कि जितने भी एनिमल्स हैं, नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स भी डिपेंड सोलर एनर्जी पर करते हैं, यानी लाइट एनर्जी, सनलाइट पर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए सनलाइट को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये बेसिस ऑफ लाइफ है पृथ्वी पर, जिसका कि यूज, सनलाइट का यूज ग्रीन प्लांट्स करता है। तो फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू
टू रीजन्स, दो कारण से फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है। वो क्या है तो ये मैं बताता हूँ। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, ये प्राइमरी सोर्स होता है फूड्स का पृथ्वी पर। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और ग्रीन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के लिए इन द इनटू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में बाय ग्रीन प्लांट्स, जो कि हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ब्रीथ करने के लिए तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस मशीनरी एंड वेरियस रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें हम इस चैप्टर के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल मैकेनिज्म जानेंगे, उसका मशीनरी पूरा डिटेल में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो दिस वन वाज इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब देखिए व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब हम ये जानना चाहेंगे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या हम लोग जानते हैं। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यू हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस have shown the chlorophyll, that is green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur। जैसा कि मैं इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जो ग्रीन पिगमेंट होती है लीफ की, लाइट की जरूरत होती है, CO2 की जरूरत होती है, और वाटर, दैट इज वाटर से मिनरल की जरूरत होती है, वाटर एंड मिनरल की जरूरत होती है, जो एब्जॉर्ब किया जाता है इसके प्लांट के रूट से। तो यू मे हैव कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, आपने ये भी एक्सपेरिमेंट किया स्टार्च फॉर्मेशन की इन टू लीव्स, दो लीव्स में, ए वेरीगेटेड लीव और ए लीव दैट वाज partially covered with the black paper and exposed to light. On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurs only in green parts of the leaf in the presence of light. तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो था हमें ये शो करता है कि केवल लीफ के ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और वहीं स्टार्च फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग एकदम अर्लियर क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। अनदर एक्सपेरिमेंट, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम दिखाते हैं। You may have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube। अगर एक पार्ट ऑफ लीव्स को हम एनक्लोज कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में, कंटेनिंग सम KOH सॉक्ड कॉटन, और जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉक्ड कॉटन ले लेते हैं, विच एब्जॉर्ब CO2, जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, while the other half is exposed to air, और अदर हाफ को हम एयर में रखते हैं। द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम, और ये कुछ समय के लिए हम लाइट में रखते हैं। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और ये स्टार्च के टेस्टिंग, उपस्थिति की टेस्टिंग के लिए, लेटर इन टू पार्ट्स ऑफ लीफ, जो दो हिस्से में लीफ की होती है। You must have found that the exposed part of the leaf tested positive, जो exposed light की ओर exposed थी वो positive होती है for a starch, while the portion that was in the tube, और वो portion जो ट्यूब के अंतर्गत था tested negative, उसमें नेगेटिव टेस्ट आती है।
तो दिस शोज दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये बताया जाता है कि CO2 भी आवश्यक होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन? क्या इस कंक्लूजन को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं और बता सकते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट, ये हम पहले के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको ऐसे ही ओरल जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक जार हम ले लेते हैं, उसमें कैंडल जला देते हैं और उसके बाद एक चूहे को अंदर छोड़ देते हैं। तो कैंडल जब जलती है तो इससे CO2 निकलती है, जैसा कि जार में कंटेंट जमा हो जाती है, और ये धीरे धीरे ऑक्सीजन इसकी समाप्त होती जाती है, क्योंकि चूहा भी ऑक्सीजन गेन करता है। और जब ये फुलफिल हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से और चूहे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ये चूहा मर जाता है। वही सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम कैंडल जला देते हैं, एक प्लांट को अंदर रख देते हैं और उसके बाद एक चूहे को भी रख देते हैं, इसमें क्या होती है कि कैंडल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और प्लांट O2 इसके बदले में रिलीज करता है, जिस O2 को ये चूहा आराम से सांस ले सकता है और ये चूहा जीवित रह जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि किसी भी एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन होना कितना आवश्यक होता है, और ये हमें ऑक्सीजन प्रदान ग्रीन प्लांट से करते हैं। तो यही अर्ली एक्सपेरिमेंट थी, इसमें यही बताया गया था। It was not until about 1854 that Julius von Sachs provide evidence for production of glucose when plant grows। ये सबसे पहले जानकारी जूलियस वॉन सैक्स ने दिया था 1854 में, एक एविडेंस के रूप में कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए प्लांट, जब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ये एक एविडेंस के रूप में हमारे सामने आती है प्लांट के ग्रो के लिए। अब ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, ग्लूकोज को हम यूजुअली स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। His later studies showed that the green substance in plants, यानी chlorophyll as we know it now, is located in special bodies। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन सब्सटेंस प्लांट में पाई जाती है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट लास्ट में बाद में बोला गया, विद इन प्लांट सेल के अंतर्गत। अब देखिए, he found that green part in the plant is where glucose is made। ये उन्होंने पाया कि जहां ग्रीन पार्ट होती है वहीं ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च, और वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. एंजलमैन 1843 से 1909 तक। इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया वो हम आगे आते हैं। यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन illuminated a green alga to cladophora, placed the suspension of aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the site of O2 evolution। तो ये स्पेक्ट्रम से उन्होंने देखा कि कौन सा स्पेक्ट्रम जो है ये O2, कौन सा साइट O2 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो he observed that the bacterial accumulated mainly in region of blue and red light of the split spectrum। तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया ब्लू और रेड लाइट स्पेक्ट्रम का ही यूज करता है, वो एक्यूमुलेट करता है आपको O2 फॉर्मेशन के लिए।
तो ए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड, इसलिए फर्स्ट स्पेक्ट्रम ये डिस्क्राइब करता है इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें ए एंड बी जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिस्कस्ड इन सेक्शन 11.4, जो कि सेक्शन 11.4 में डिस्कस करी गई है। तो बाय द मिडिल ऑफ 19th century द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वेयर नोन, namely the plant could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water। यहाँ पर हमें ये बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रारंभिक इक्वेशन जो है ये हमारी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो करती है। फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज देन अंडरस्टूड एज, जैसा कि देखा गया है। तो आइए हम इक्वेशन दिखाते हैं। CO2 प्लस H2O लाइट के प्रेजेंस में CH2O, ये आपको सिंपल फॉर्मूला बनाया गया है इसकी ग्लूकोज की, प्लस O2 रिलीज करता है। यही अगर इसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद ये C6H12O6 हो जाएगी, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होती है। ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मूला है, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। वेयर CH2O रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज ए 6 कार्बन शुगर, ये 6 कार्बन शुगर होती है। इसी कारण से हम आपको इसकी स्ट्रक्चर में बताए C6H12O6, जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होती है। A milestone contribution to the understanding the photosynthesis was made by the microbiologist। अब इस माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन को हम समझते हैं अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस की, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा। ये कॉर्नेलियस वैन नील ने ये बात को बताई थी 1897 से 1985 तक, who based on his studies of purple and green bacteria, जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया की स्टडी किया था, demonstrated that photosynthesis is essential a light dependent reaction। उन्होंने भी ये बात को बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पर ये आवश्यक होती है, और इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम द सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, और हाइड्रोजन जो है एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होती है, रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके इसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। तो वो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं यहाँ देख लीजिए। 2H2A प्लस CO2, ये लाइट के प्रेजेंस में 2A बनाता है, प्लस CH2O और प्लस H2O। तो यहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। H2O जो है ग्रीन प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर होता है, जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करता है। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2, कुछ ऑर्गेनिज्म O2 रिलीज नहीं करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दरमियान। When H2S instead is the हाइड्रोजन डोनर, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड होती है हाइड्रोजन डोनर के लिए फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए, तो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर एंड सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। तो इस जगह पर O2 के प्लेस पर सल्फेट बनेगा और इसी पर डिपेंड करेगा। Hence the inferred that the O2 evolved by the green plants
इसलिए O2 इवॉल्व होगी ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, कम्स फ्रॉम H2O, जो H2O से आती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, इसे हम रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक बोलते हैं। द करेक्ट इक्वेशन that was present the over process of photosynthesis is therefore, तो इसके लिए जो इक्वेशन हो जाती है, तो इसके लिए जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत होती है उसका करेक्ट इक्वेशन मैं यहाँ दिखाता हूँ। 6CO2 + 12H2O, ये लाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ये आपको फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट इक्वेशन होती है। अब यहाँ देखिए, वेयर C6H12O6 रिप्रेजेंट्स ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करती है, एंड O2 रिलीज्ड इज फ्रॉम वाटर, ये वाटर से O2 रिलीज होती है। दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक, ये यूज करती है रेडियो आइसोटोप टेक्निक को। Note that this is not a single reaction, ये एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, बट डिस्क्रिप्टिव ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन अबव, क्या आप ये बता सकते हैं कि 12 जो वाटर की मॉलिक्यूल्स है वही लिया जाता है CO2, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्यों? तो इसकी वजह है, जब हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, उसमें अब ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12O6 होती है, तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसी आधार पर मॉलिक्यूल्स लेनी होती है जो कि इसमें यूजफुल होती है। अब वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो यू द कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल इसका सीधा आंसर है या तो ग्रीन लीफ में जहां क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट में। तो बेस्ड ऑन व्हाट योर अर्लियर रीड इन चैप्टर 8, जैसा कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है, यू आर डेफिनेटली राइट, अ फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, बट इट डज सो ऑल्सो इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऐसा आप जानते हैं कि ग्रीन लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, लेकिन जितने ग्रीन पार्ट हैं ये प्लांट की, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर? तो यू रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस अंटिल द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स, मेसोफिल सेल्स जो लीव्स में होती है, हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। तो यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन themselves along the wall of the mesophyll cells, जो कि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के वॉल पर होती है, such that they get the optimum quantity of incident lights, और उसमें इंसिडेंट लाइट्स की ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है। When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the wall? ये देखेंगे इसमें कि कब क्लोरोप्लास्ट अलाइंड होती है फ्लैट सरफेस में जो कि पैरेलल टू वॉल होती है। तो when would they be perpendicular, और कब परपेंडिकुलर होता है टू द इंसिडेंट लाइट की। तो you have studied the structure of chloroplast in chapter 8. Within the chloroplast there is a
मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत मेम्ब्रेनस सिस्टम ग्रेना के रूप में पाए जाते हैं। द स्टोमा लैमेला, ये स्टोमा लैमेला कहलाती है, लैमेली, एंड द मैट्रिक्स स्टोमा, और इसे मैट्रिक्स स्टोमा भी बोलते हैं। देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत सबका अलग अलग फंक्शंस है, उस आधार पर डिवाइड किया गया है। द membrane system is responsible for trapping the light energy। मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए होता है, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और एटीपी के सिंथेसिस के लिए होता है। रिस्पॉन्सिबल एटीपी एंड एनएडीपीएच, और एनएडीपीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन स्ट्रोमा द एंजाइमेटिक रिएक्शंस सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, और ये शुगर को सिंथेसाइज करके स्टार्च के फॉर्म में टर्न कर देता है। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्ट लाइट ड्राइवन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। अब लाइट के द्वारा जो भी रिएक्शंस होते हैं उसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, या इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो द लेटर आर नॉट डायरेक्ट लाइट ड्राइवन बट द डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट। जो डायरेक्ट लाइट डिपेंडेंट नहीं हो करके उसके प्रोडक्ट, लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होता है, वैसे रिएक्शंस एटीपी एंड एनएडीपीएच होते हैं। हेंस to be distinguished to latter they are called by convention as dark reaction। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, that is कार्बन रिएक्शन। However, this should not be constructed to mean that they occur in darkness। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये डार्कनेस में होती है, और they are not लाइट डिपेंडेंट, या ये लाइट डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनडायरेक्ट रूप से ये भी डिपेंड होते हैं लाइट पर। तो यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन दिखाया गया है और इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेला दिखाया गया है, फिर ये ग्रेना दिखाया गया, और फिर ये स्ट्रोमा है, और ये राइबोसोम्स हैं, और ये बन गया स्टार्च ग्रैन्यूल। उसके बाद ये सारे लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये क्लोरोफिल के अंतर्गत बन जाती हैं। यहाँ पर आपको दो स्टार्च ग्रैन्यूल्स दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्लैकन स्पॉट, that is called lipid droplets। तो आज यही कवर करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे फिर आगे की पॉइंट से हम लेके चलेंगे इस चैप्टर को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।